गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की जो पार्ट बी है उसका आखिरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं एक बात बता दूं बेटा आपको, अगर आपको पार्ट बी के पहले वाले चैप्टर्स देखने हों तो अलग अलग प्ले लिस्ट में आप जाएंगे। प्ले लिस्ट के अंदर में डिफरेंट वीडियोस बनी हुई हैं। चैप्टर 1 जो है उसकी 3 वीडियो हैं, चैप्टर 2 की 1 वीडियो है, चैप्टर 3 आप करेंगे उसमें 4 वीडियो बनी हुई हैं, फिर चैप्टर 4 जो रेशियो एनालिसिस का है उसके अंदर में आपकी 8 वीडियो बनी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा बेटा आप उन वीडियोस को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर देखते रहें ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस चैप्टर की वेटेज 8 मार्क्स है। और इस सीरीज़ में आज हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 1 लेके आ रहे हैं और डेट आज हो गई है हमारे पास 29 सितंबर। देखिए बेटा सितंबर में जाने वाला है और अभी हमारा कोर्स 5 अक्टूबर तक करीब करीब कवर हो जाएगा। फिर हम लोग रिवीजन के लिए बैठेंगे बेटा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ये चैप्टर 8 मार्क की वेटेज रखता है। सीबीएसई में 8 मार्क यानी 6 + 1 + 1 यानी कि एनपीओ के बाद ये एक सिंगल चैप्टर ऐसा है जिसकी वेटेज बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाइए प्रैक्टिकल पे आ जाइए, क्योंकि अकाउंट्स का प्रैक्टिकल भी तो होता है। प्रैक्टिकल में 12 मार्क का आपका एक रिटर्न पेपर होता है। 12 मार्क का आपका रिटर्न पेपर होता है। उसके अंदर 6 नंबर के 2 सवाल पूछे जाते हैं। 6 नंबर का रेशो पूछा जाता है और 6 नंबर का आपका सीएफएस पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि मोटी मोटी दूसरी भाषा में बात कहें तो इस चैप्टर की वेटेज 8 मार्क की हो गई, 6 मार्क की हो गई। यानी कि मोटा मोटा कहूँ तो 8 + 6 14 मार्क का चैप्टर हो गया। ये 14 मार्क का चैप्टर हो गया। इसका मतलब इसकी वेटेज तो इससे ज़्यादा तो वेटेज किसी भी चैप्टर की नहीं है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको शॉर्टकट में हम सीएफएस बोलेंगे। और आप मेरे साथ साथ चलेंगे। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज मैं ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं 2 नंबर का कवर करूँगा। यानी कि अल्टीमेटली 14 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा यहाँ से, आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर का एक बड़ा सवाल, एक नंबर के 2 छोटे सवाल। जो एक नंबर के 2 छोटे सवाल हैं वो आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर में। फिर 8 नंबर के क्वेश्चन की वेटेज के लिए 6 नंबर की लड़ाई रह जाएगी। 6 नंबर ही और 6 नंबर जो किस में आने वाला है, आपका प्रैक्टिकल में आने वाला है। यानी कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है अगर मैथमेटिकली कहूँ तो। वैसे भी 8 नंबर की वेटेज थ्योरी में भी कम नहीं होती है, बाकी प्रैक्टिकल भी तो हमें क्लियर करना है। तो ये हमें काम करना थोड़ा आज हम थ्योरेटिकल लेकर चलेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीनिंग पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। इंपॉर्टेंस तो नहीं पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई है। फिर लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएंगे। और फिर इस चैप्टर का मेन थीम जो है 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग कैश का फ्लो जानते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पहली बात, कैश फ्लो है क्या, यानी कि बिजनेस के अंदर में कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ से पैसा जाता है। इसको मेजरली हम लोग बेटा 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा, तो इसको हम आगे करेंगे। तो चलते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको पर आते हैं हम लोग। यानी कि बहुत अच्छी लाइन लिखी, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इस कारण से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और ये बनाना मैंडेटरी है। मेरे को ये लाइन नज़र आ गई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा AS3 लगता है इसके अंदर में, यानी कि अकाउंट स्टैंडर्ड 3 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो। कैश फ्लो बताएगा इनफ्लो कहाँ से है और आपका आउटफ्लो कहाँ है। यानी कि बताएगा हमें कि कहाँ से हमारा इनफ्लो होता है, कहाँ पे आउटफ्लो होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट इंक्रीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, वैसे ही लिख देंगे। ये कई बार पूछा गया है, शो द कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। ट्रांजैक्शन डेट इंक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो इंक्रीज, फिर द ट्रांजैक्शन डिक्रीज करती है तो वो कहलाता है आउटफ्लो कहलाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैश एंड कैश इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज unless specified otherwise. Current investment are considered as marketable security, hence included in cash and cash equivalent. marketable securities होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हम लोगों ने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। अब आगे चलते हैं। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है बेटा, उसके अंदर में हमें क्या ध्यान रखना है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 2 तरीके से बनती है बेटा हमारे पास, यानी कैश का फ्लो, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस, खुशियाँ मनाइए, भंगड़े पाइए हैं,
कौन सा मेथड करने वाले हैं हम लोग? यस, इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग करेंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर कि डायरेक्ट मेथड है क्या, वो हमें मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा वो वाला काम। यानी शोइंग द कैश फ्लो अंडर द 3 हेड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में बढ़ेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछेंगे तो लिख देंगे स्टेटमेंट दैट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। इसके बाद आगे हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास वो आएंगी हमारे पास। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, तो ये भी कई बार पूछा गया। टू डिटरमाइन द सोर्सेज कि कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, यानी कि टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। 3 तरह की एक्टिविटी थी। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि मोटा मोटा याद रखो, ऑपरेटिंग जो मेन बिजनेस का काम है, यानी गुड्स को बेचना और ख़रीदना, वहाँ से पैसा आना जाना। इन्वेस्टिंग का मतलब आपने किसी शेयर में पैसा लगा दिया, आपने बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, वहाँ से भी तो पैसा आता जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब आप समझ लिया करो, यानी कि जो हम ब्याज व्यूज पे पैसा ले लेते हैं, यानी ब्याज पे पैसा लेते हैं, उससे भी तो हमारे पास पैसा आता है। तो 3 तरह की हमारे पास एक्टिविटी हो गई है। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको याद रखने के लिए, हमेशा याद रहेगा। मेरे पास 30 लाख रुपए आते हैं, 30 लाख में से क्या आते हैं? 12 लाख तो मैं कमाता हूँ, उससे आते हैं मेरे पास, ठीक है जी। और उस साल मैंने 8 लाख की बिल्डिंग बेच दी, उससे आता है। 10 लाख रुपए मैंने किसी से लोन ले लिया, तो मैंने क्या ले लिया? ये लोन ले लिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? आपकी फाइनेंसिंग। 8 लाख रुपए मैंने सेल करा है, किसको? सेल ऑफ बिल्डिंग, नज़र आ जाएगा शायद, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग आ गया। और 12 लाख रुपए मेरा क्या है? यानी कि सेल ऑफ गुड्स है, यानी कि मेरा कोई बिजनेस है और मैंने गुड्स को बेचा है, यानी कि ये मेरे पास 3 चीज़ हो गई। यानी गुड्स को बेच के कितना आता है वो मेरा सेल ऑफ गुड्स में चला जाएगा। और 8 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक था, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास क्या लाएगा? क्या कि मेरे पास सेल ऑफ बिल्डिंग है। तो ये 12 लाख रुपए कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? जो मेरा मेन का काम है, ऑपरेट में जो मेन काम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 8 लाख रुपए कहाँ से आ जाएगा? यस, मेरा कौन सा काम है ये? यस, मेरा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 10 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मान लीजिए कोई ट्यूशन टीचर है, ट्यूशन टीचर कमाता है, पैसे कमाता है ट्यूशन फीस से, वो उसका मेन जो पसीने की कमाई होगी, मेहनत की कमाई होगी 12 लाख रुपए। मेहनत की तो सारी होती है, लेकिन चलो ये मेन बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है, बिल्डिंग बेच देता है, उससे पैसा आ गया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और 10 लाख ये क्या हो गया हमारे पास बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई हमारे पास। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास? टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन। फिर वो पैसा कहाँ कहाँ पर क्या होता है बेटा? खर्च होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में या ऑपरेटिंग में। तो फिर डिटरमाइन द नेट चेंज, फिर नेट चेंज देखेंगे, प्लस में आया या माइनस में आया। सोर्सेज और जो हमारे पास एप्लीकेशन है, जो हमारे जो पैसा आ रहा है और पैसा हमारा जा रहा है, रिसीट्स और पेमेंट का। चलिए जी, अब इंपॉर्टेंस क्या है? कोई तो फ़ायदा होगा इसका करने का। एक तो मैंडेटरी है, AS3 इसको मैंडेटरी बनाया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फैसिलिटेटिंग इन असर्टेनिंग द कैश फ्लो, फैसिलिटेट्स इन असर्टिंग द कैश फ्लो। कैश फ्लो पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास किस किस एक्टिविटी से कितना कितना पैसा आ रहा है। कैश फ्लो पता लग जाता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। ये लाइन कम से कम 50 बार रिपीट होगी। फैसिलिटेट प्लानिंग, अब हमें पता है कि हमारे पास कितना पैसा है, तो हम आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये आप ध्यान रखेंगे। इट हेल्प इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड असेसिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज। हेल्प इन असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, आपको मालूम है आपने रेशो के थ्रू भी चेक करा था, इससे ही पता लगता है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज टू मीट लायबिलिटीज ऑन टाइम। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू एक्सेस द लिक्विडिटी को भी चेक करता है, इससे एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सरप्लस और डेफिशिएट ऑफ कैश के वो पता लग जाता है, तो हमारे पास एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट कर पाते हैं हम लोग बेटा। यानी कि अगर हमें लोन वोन लेना हो तो वो भी हमें पता लग जाएगा या हमारे पास एक्सेस पैसा है या नहीं। कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द बजटेड कैश फ्लो शोज द एक्सटेंट टू विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर जनरेटिंग एज पर द प्लान। जो हमने प्लान बनाया है कैश का और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आ रहा है, दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल और बजटेड को रीजन फॉर कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द रीजन फॉर लोअर एंड हायर कैश balances with the enterprises. Sometimes enterprises has a lower cash balance in spite of the higher profit or has a higher cash balance in spite of the lower profit. Reason for such situation can be analyzed with the help of cash flow statement. कई बार होता है कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत सारा होता है लेकिन क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता। कई कंपनियों के पास क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है लेकिन पैसा ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना, जो भी IT सेक्टर की कंपनी है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उन कंपनियों के पास क्या होता है, कैश बहुत ज़्यादा होता है। कैश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सारा काम ही किस में होता है, उनमें कैश में होता है। कई कंपनियां होती हैं प्रॉफिट ज़बरदस्त है लेकिन पैसा नहीं होता। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, कई लोग होते हैं उनके पास क्या है,
बिल्डिंगें बहुत हैं, प्रॉपर्टीज बहुत हैं, लेकिन हाथ में कैश ही नहीं होता क्योंकि उनके पास चलता हुआ काम नहीं है। तो यानी कि ऑपरेटिंग काम भी होना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट डिसीजन हम ले पाते हैं, यानी कि हमारे पास पैसा है तो हम बहुत सारे डिसीजन ले पाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी अबाउट कैश विच हेल्प देम इवैल्यूएट द मैनेजमेंट डिसीजन में काम आता है। मैनेजमेंट को यानी कि कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। पापा से पूछो इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, पापा कहेंगे पैसा ही नहीं है बेटा, कैसे करें इन्वेस्टमेंट, पैसा है तो कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड डिसीजन है, डिविडेंड बांटना होता है, तो डिविडेंड पेबल रिपोर्टेड टू सेपरेट बैंक अकाउंट अपॉन इट बीइंग डिक्लेयर्ड, जिसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और अप्रूव्ड फाइनल डिविडेंड होता है। दो तरह के डिविडेंड होते हैं। कंपनी के बीच में जो कंपनी डिविडेंड देती है साल के बीच में, उसको इंटरिम कहते हैं, और साल के अंत में देती है उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। तो दे या ना दे ये डिपेंड करेगा कैश की पोजीशन पे। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है बड़े बड़े डिसीजन लेना, यानी कि कहीं कंपनी में 1000 करोड़ लगा देना, 2000 करोड़ रुपये लगा लेना, तो वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। तो ये पॉइंट है हमारे पास जो कि हमें बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। चलिए जी, अब लिमिटेशंस क्या है। हर चीज़ में कमियां होती हैं बेटे, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि नेचुरल से बात है, नाम से मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो ओनली द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इट डज नॉट शो द नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग, इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर। देखो परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इश्यू ऑफ शेयर, तो कैश का लेन देन नहीं हुआ। आपने डिबेंचर इशू कर दिए वेंडर को, आपने पढ़ा है ना पार्ट ए में, तो भी कुछ नहीं होगा। इशू ऑफ बोनस शेयर आपने इशू कर दिए तो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि वो फ्री में दिया जाता है। नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट अलग होती है जो बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट शो द नेट इनकम ऑफ द एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर द कैश फ्लो स्टेटमेंट शो कैश फ्लो एंड आउटफ्लो विच रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट अर्न लॉस इंकर्ड बाय द एंटरप्राइजेस। यहाँ पे कैश को बताता है और वो उसको फॉलो करता है ट्रेडिशनल जो हमारा एक्यूरल सिस्टम बना हुआ है। नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर बैलेंस शीट का सब्सटीट्यूट नहीं है। इट नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर द बैलेंस शीट बिकॉज डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ज़बरदस्ती केस से बने हुए हैं। हिस्टोरिकल नेचर वो तो सबको मालूम है, हिस्टोरिकल है, अब हो गया जो हो गया। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन बिकॉज इट डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर लाइक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इज द वन ऑफ द कंपोनेंट जो नहीं पता नहीं लगता, लेकिन वहाँ पॉजिटिव में लिख रखा है कि वो पता लगता है। चलिए एक पॉइंट बनाया इन्होंने, एक्यूरेसी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल ऑल्सो भी इनकरेक्ट। ये तो हर जगह ही होता है, इंडिपेंडेबिलिटी है। अगर डॉक्यूमेंट ही आपने गलत दिए हैं तो अल्टीमेटली क्या आएगा, गलत ही आएगा। जैसे सुशांत वाला केस चल रहा है, अगर हमारे पास कोई जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे को असेसमेंट मिली है वहाँ पे जाने के बाद, अगर वही गलत है तो उससे जो फर्दर जो फाइनल रिपोर्ट बन के तैयार होगी, चाहे CBI हो कोई भी हो, तो गलत ही बनेगी बेटा। यानी कि कहना चाहेंगे एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास डेटा ही गलत है तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी गलत होगा। अब मैं आ रहा हूँ बेटा, ये 5 डेफिनेशन आने वाली हैं अभी, यानी ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई हैं। डिस्टिंक्ट डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश के बारे में बात करेंगे। कैश की डेफिनेशन क्या है सर, कहेंगे कैश की भी क्यों डेफिनेशन है, तो कैश तो कैश होता है, नहीं भैया। यानी कैश की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ये CBSE में पूछा गया था, बच्चों ने कहा कैश को क्या लिखना, कैश इज कैश नहीं, कैश कंप्राइजेज, कैश में क्या क्या चीज़ होती हैं, कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। जो बैंक के अंदर में आपके डिमांड डिपॉजिट हैं, जो टर्म डिपॉजिट हैं या सेविंग डिपॉजिट हैं, जो भी हैं वो हमारे पास आएगा। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछी है। कैश इक्विवेलेंट आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एसिड्स। मैं बता देता हूँ कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो हाईली लिक्विड एसिड्स होती है जिनको इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी कैश इक्विवेलेंट यानी कि जो कैश के योग्य हैं, ये मतलब समकक्ष हैं, इक्वल हैं। नॉन अमाउंट ऑफ कैश विच आर सब्जेक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। An investment normally qualifies as cash equivalent only when it is a short-term maturity of say 3 months or less than from the date of acquisition or less from the date of acquisition। 3 महीने या 3 महीने से कम की अवधि के अंदर इनको हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, सॉरी कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये CBSE में चेंज भी आया था 2 साल पहले। करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाई अदरवाइज आर टेकन एज द मार्केबल सिक्योरिटी एंड इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट आर करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, प्रेफरेंस शेयर्स।
इफ़ दे आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। आपके को सर प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएंगे क्या? अरे हाँ, अगर 3 महीने में अगर उनको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड दीज हैव बीन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द चेंज इन इट्स वैल्यू, कि उसके अंदर में कोई चेंज भी नहीं आना चाहिए। अगर 10,000 रुपये की चीज़ है तो वो क्या हो जाए 9,990 की बिक जाए, लेकिन मतलब इनसिग्निफिकेंट, मतलब कम रिस्क नहीं होना चाहिए। जैसे एफडी कराई आपने, मैं कहता हूँ 9,990 रुपये, तो चलो इनसे बहुत कम चेंज है। अगर 9,990 रुपये बिक रही है तो हम मानते हैं कि चलो भैया ठीक है कि कोई नुकसान नहीं है। और 10,000 रुपये की एफडी है, वो 10,000 तो मिलेंगे मिलेंगे, या 10,000 10 रुपये मिल जाएँ आपको, यानी कि कोई यहाँ पे हमारा रिस्क नहीं है। जैसे एफडी आपने करा दी, एफडी बीच में ब्रेक करा दिया आपने, तो नुकसान थोड़ी होगा आपका। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड एज, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक ऑन ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। ये आपको जानकारी में होना चाहिए, ये सारे के सारे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेना चाहूँगा, ये करंट इन्वेस्टमेंट निकल के आई है, करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर धीरे धीरे ले करके जाऊँगा। अगले डेफिनेशन आती है कैश फ्लो की डेफिनेशन आती है। कैश फ्लो क्या है बेटा? कैश फ्लो आर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। केवल ये लिखना है। आपसे पूछा कैश, आपसे पूछा कैश इक्विवेलेंट, आपसे पूछा कैश फ्लो। कैश फ्लो आर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कैश flow exclude movement between the item that constitute cash and cash equivalent because they are the part of the cash management of enterprises rather than the part of its operating, investing and financing activity, and cash management include investment of cash in equivalent. Example of transaction that are movement between item of cash and cash equivalent are, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यानी कि एक लाइन लिखनी है, कैश फ्लो आर द इनफ्लो, ये कुछ डेफिनेशन याद नहीं करनी, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं देना। कैश फ्लो आर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस इतना याद करना है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्होंने ये बताया है कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसे का आना और जाना। अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, या बैंक से पैसा निकाल लिया, या सेल और परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट और सिक्योरिटीज़, तो इनको क्या नहीं कहते बेटा हम लोग? ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर मूवमेंट बिटवीन द आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर। तो ये 3 हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिनके अंदर में कैश का हम मानते हैं कि कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ बेटा, क्योंकि बात घर की घर में है, क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाल लिया, तो इसके अंदर में फ्लो ऑफ कैश एक तरह से हम लोग नहीं मानते हैं। ये मूवमेंट क्या है? ये बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मूवमेंट है, ये प्रॉपर आपका मूवमेंट नहीं है। यानी कैश फ्लो एक्सक्लूड द मूवमेंट बिटवीन द आइटम कैश और कैश इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट, क्योंकि कैश मैनेजमेंट का ही पार्ट है, rather than the part of its operating, investing and financing activity. Cash management include the investment of excess cash in cash equivalent. ठीक है, एग्जाम्पल आपको हम लोगों ने दे दिए हैं, क्योंकि ये आपस में ही क्या है, इनके बीच में मूवमेंट हो रही है। तो ये अब 3 एक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी जाएगी। मुझे लग रहा है कि इस साल CBSE में ये चीज़ आपसे पूछी जानी चाहिए कि डिफाइन 1 नंबर में आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। तो बच्चे क्या लिख के आते हैं? सर आपने भी समझाया था जो रोज़ का काम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और जो कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कहीं से पैसा उधार ले लिया तो वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये तो देसी डेफिनेशन हो गई ना, इनके डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। कैसी है बेटा? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड अदर एक्टिविटीज आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड डेट आर नॉट, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी का क्या है मेन काम है। एक एक करके मैं एक्टिविटीज़ के ऊपर आऊँगा। जो कंपनी का क्या है मेन काम है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का गारमेंट का काम है तो गारमेंट सेल करेगा, वो उसका क्या हो गया? मेन काम हो गया। किसी का स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी के सामान को क्या करेगा बेटा? बेचेगा। किसी का मान लीजिए बॉल का काम है, स्पोर्ट्स आइटम की कुछ बॉल्स वगैरह है, तो वो क्या करेगा? इनको सेल आउट करेगा, तो वो उसका मेन काम हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी कि वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब खरीदना, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? उसको बेचना, खत्म करना, ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ये वाला नहीं देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज़, ये ना भी लेकिन चल जाएगा, डेट आर नॉट द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, बस इतना लिख देंगे आप यहाँ पे, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना, इस कारण से ये कह रहे हैं एक्चुअली। आप केवल यही लिखेंगे, यानी कि एक्विजिशन का मतलब खरीदना और डिस्पोजल का मतलब उसको बेचना। वो हमारे किस एक्टिविटी में आ जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा आ जाएगा। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आपने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया या उनको बेच दिया आपने, तो इनफ्लो और आउटफ्लो हो गया। खरीदेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो, बेचेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग एंटरप्राइजेज, यानी कि जिससे क्या चेंज होता है कंपनी की ऑनर कैपिटल। वैन देयर इज अ चेंज इन, डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे के ऐसे रटनी है आपको, द चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑनर्स कैपिटल, ठीक है, एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी कि आपकी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। यानी कि अगर ऑनर कैपिटल चेंज हो जाए, यानी कि आपकी अगर कंपनी की बात करते हैं, जैसे आपने लोन ले लिया तो आपकी कैपिटल ही हिल जाएगी, ठीक है। आपने शेयर इशू कर दिया तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, आपने शेयर रिडीम कर दिया, आपने डिबेंचर रिडीम कर दिया तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है, यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ जो पैसा उधार लेके अगर आप कुछ करते हैं तो वो किस में आ जाता है, या पैसा आपने लौटा दिया, आपने पैसा उधार लिया तो इनफ्लो हो गया, पैसा लौटा दिया तो क्या हो गया आपका, आउटफ्लो हो गया, तो वो इस कैटेगरी में कवर किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो हम जो लेके आएंगे इसके अंदर हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्या करेंगे बेटा, अलग अलग क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, तो वो काम हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो का हम तैयार करेंगे जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू बेटा।